राधे राधे बच्चों, आपके इस नए YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है पिंटू कुमार, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कार्बन एवं उसके यौगिक के लेक्चर 3। इसका भाग का नाम है कार्बन एवं उसके कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, देखो हमको पता है कि जितने भी जीवाश्म ईंधन है, जितने भी ईंधन हैं जो हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, उसके बाद कोयला, है ना, ये सारी चीज कार्बनिक ही होते हैं और इनका हम दहन करते हैं। तो पहला जो रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे वो दहन के इसी गुण पर पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, दहन एक कोई नई अभिक्रिया नहीं है, तुम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुका है इससे पहले के चैप्टर में। उसमें क्या था कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अगर कोई कार्बनिक पदार्थ जो है वो अगर ऊष्मा दे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये तो जानता होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जलने से आता है। तो वो वही तो दहन है ना, हम लोग ये नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे देखते ये है कि जितने भी कार्बन अप्रूप है, जैसे हीरा हो गया, कोयला हो गया और बकमिस्टर, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ये देखे थे। अगर उसको जलाएं, है ना, कार्बन को जलाएं किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देगा, जो कि हम यहाँ लिखे मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का हम लोग उपयोग करते हैं। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन छूट जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, यहाँ पे जल और जल के साथ ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। यहाँ पे प्रकाश भी होगा, है ना, ऊष्मा के साथ प्रकाश। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में बहुत छोटा सा टॉपिक है ये अभिक्रियाएं, इसीलिए डरना नहीं है। देखो, जिसके साथ वैसे कार्बन यौगिक जिसमें हाइड्रोजन नहीं उपस्थित हो, उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा और ऊष्मा ऊर्जा सभी में निकलेगा। लेकिन वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो और वो अभिक्रिया जब करता है ऑक्सीजन के साथ, तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा के साथ प्रकाश। यानी कि हम बोल सकते हैं जितने भी कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे जल भी निकलता है ना। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं ना। देखो, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किन्हें बोले थे, वैसे कार्बन जिसमें वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके बीच कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध उपस्थित हो, उन्हें हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते थे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएंगे तो उसमें से नीला धुआं निकलेगा, क्योंकि वो पूर्ण दहन होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के साथ संपर्क अभिक्रिया कराए तो ये बात हो गई। और जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, तुम लोग घर में गैस वगैरह जलाता होगा, गैस में होते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब गैस होते हैं। गोबर गैस बहुत कोई जलाता है, उसमें होता है मीथेन, जो कि हम पहले बताए हैं। सीएनजी का उपयोग करता है तो सीएनजी में भी मीथेन होता है। तो ये सब अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो नीला कलर का ज्वाला उत्पन्न करेगा, जो कि हम लोग देख सकते हैं। घरों में गैस जलता है तो नीला कलर का फ्लेम देता है, बिना काला रंग का कुछ छोड़े हुए, है ना। ठीक है, अब हम बताते हैं जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ये सब बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिक होती है, यानी कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इनको जलाएं तो ये पीले कलर का धुआं निकालेंगे, पहला बात तो ये, और ये अपने साथ कुछ काले रंग का अवशेष भी निकालेंगे, जिसको कलिका नाम दिए थे हम, है ना। हम क्या नाम देंगे, ये तो बुक में लिखा हुआ है ना। तो बात है कलिका का निक्षेपण होता था। अगर हम ऐसे थाली को रख करके ज्वाला को अगर करें तो यहाँ पे काला रंग का होता था ना। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है और कहीं कहीं हम लोग देखते हैं, तुम लोग गैस जलाता होगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीला रंग का धुआं, मतलब ज्वाला निकलने लगता है।
तो वो कैसे होता ये समझते हैं। अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर सही से पूर्ण दहन ना कराएं, मतलब कि ऑक्सीजन जितना उसका आवश्यकता है अगर हम लोग उतनी आवश्यक ऑक्सीजन ना दें तो वह भी पीला रंग का धुआं मतलब ज्वाला उत्पन्न करेगा। हम यहाँ पे लगा देंगे वो वीडियो, है ना, हम उसको घर में ही किए थे। और अगर पूर्ण दहन होगा तो वो क्या कहलाएगा, मतलब वो उसमें से नीला कलर का धुआं निकलेगा, है ना। तुम लोग सुना होगा कि दहन करने से बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधन के उपयोग से, कोयला के उपयोग से, पेट्रोलियम के उपयोग से क्या होता है कि हमारा वातावरण अशुद्ध होने लगता है, मतलब प्रदूषित होने लगता है ना। तो क्यों प्रदूषित क्यों होने लगता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोयला और पेट्रोलियम में सिर्फ कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक ही नहीं, उसके साथ सल्फर की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, ठीक है। और सल्फर, अगर कार्बन जल रहे हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन भी जलेंगे, और नाइट्रोजन जब जलते हैं तो ये अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। अभी हम दिखा देते हैं कैसे ये होता है। देखो, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसको जलाने पर ये सब तो निकलते हैं, और हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उतना भी ज्यादा हानिकारक नहीं है, ये पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हाँ, विश्व उष्मन हो रहा है इसके द्वारा, लेकिन उतना ज्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके साथ होता है नाइट्रोजन और सल्फर। अगर ये दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये दोनों जब वातावरण में जाते हैं और तो ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये दोनों प्रदूषक है, समझ में आया। इन्हीं की वजह से हमारे पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होती है। कैसे होती है, इन पर जब पानी गिरेगा, है ना, तो ये पानी के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, और ये पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देता है, ठीक है। और ये दोनों अम्ल ही है, और जब अम्ल गिरेंगे पृथ्वी पर तो अम्लीय वर्षा होगी, होगी ना बच्चों, अम्लीय वर्षा होगी। तो ये था क्यों हम लोग को सचेत किया जाता है कि जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो चलो बच्चों, अभी के जो टॉपिक हम लोग देखे इससे पहले, ये हमारे बुक में दिया हुआ था, ये चीज तो पढ़ना था। ये चीज तुम्हारे बुक में एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि देखो क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं या नहीं करते हैं। इससे ऐसे समझ में नहीं आता होगा, हम बताते हैं। लकड़ी को तुम लोग देखा होगा, उसको जलाते हैं तो क्या होता है, उससे ज्वाला उत्पन्न होता है ना, पीला कलर का जो एकदम वही ना गर्म होता है ना। उसके बाद अगर तुम कोयला को अगर जलाया हो तो एकदम लाल लाल सा हो जाता है ना, लेकिन वो उससे वो निकल नहीं रहा होता, ज्वाला निकल नहीं रहा होता। तो ऐसा क्यों है कि किसी पदार्थ में ज्वाला निकल रहा है, ज्वाला उत्पन्न हो रहा है, और किसी पदार्थ में ज्वाला उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये चीज को समझते हैं ना, ठीक है। देखो, तो होता यहाँ पे ये है कि ज्वाला उत्पन्न होता है ये एक चीज बता दें कि ज्वाला तभी निकलता है, ये गैसीय, तो चलो बच्चों देखते हैं कि ज्वाला किसी पदार्थ में कैसे निकलता है। ज्वाला जो निकलता है वो गैस का जलने से निकलता है। तो अभी हम बोले लकड़ी तो गैस नहीं है, तो लकड़ी से ज्वाला कैसे निकल रही है। जब हम लकड़ी को गर्म करते हैं ना तो उससे एक गैस निकलती है। तुम लोग सोचेगा, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या कांड हो रहा है यहाँ पे, वो देखते हैं, है ना। ये लकड़ी है, लकड़ी को तुम जब गर्म करेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा गर्म किया, है ना, गर्म किया कैसे भी, माचिस जला के या कैसे भी, तो ये गर्म होने के बाद अपने साथ कुछ गैस निकालेगा। ये गैस है ना, गैस निकालेगा, और ये गैस जो होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं, और जब इसके साथ होगा तब ये गैस जल के हमको ज्वाला उत्पन्न कराएगा। तो वैसे पदार्थ जिससे कि गैस निकले, ज्वलनशील गैस निकलेगा, उसमें हम लोग को ज्वाला उत्पन्न होते हुए मिलेगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं, देखो
इसको बोलते हैं वुड गैस। वुड गैस का आंतरिक संरचना ही ऐसी होती है कि वो लगेगा कि उसका पीला रंग ही का ज्वाला निकलता है। सभी परमाणु जब जलते हैं तो अलग अलग कलर के ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तुम लोग ऐसे नहीं समझ पाएगा। देखो क्या करना, अपना जो गैस है ना, उसके पास एक कॉपर का तार ले जाना, है ना, कॉपर का तार समझता हो, तांबा वाला। तो उसको जब देखेगा तो क्या होता है कि उसका हरा रंग का ज्वाला उत्पन्न होता है। इससे क्या समझ में आता है कि सभी परमाणु को जो होते हैं ज्वाला उत्पन्न करने का ज्वाला का रंग जो होता है सभी परमाणुओं के वो अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ज्वाला आखिर उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है ना, कोयला में आखिर ज्वाला उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा। तो कोयला में कोई तरह का गैस, कोई भी ज्वलनशील गैस बाहर नहीं निकल रहा है ना। तो बोलेगा कि शुरू में जब जल रहा होता है तो थोड़ा नीला कलर का ज्वाला निकल हम लोग को दिखाई देता है। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा मात्रा में गैस निकल रहा होता है ना। तो उस टाइम पे हम लोग ज्वाला देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद ज्वाला हम लोग नहीं देखते। वो लाल कलर का एक लाल कलर से एकदम जलते रहता है ना, उससे कोई ज्वाला नहीं होता। ये तो हो गया अधिक जानकारी। इसके बाद बुक में अधिक जानकारी में दिया हुआ है कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो हम बता दें कि लाखों लाख साल पहले बहुत सारा पेड़ रहता होगा आज की तरह, है ना। तो कभी भूकंप आया हो क्या, कभी ज्वालामुखी या प्लेट के खिसकने से जमीन अंदर धंस गया होगा, कोई भी कारण रहा होगा जिसके कारण बड़े बड़े जंगल जो है वो अंदर धंस गए हैं। ठीक है, और वही जंगल इतने ताप और दाब की वजह से जंगल जो है वो कोयला में बदल गया। ठीक है, अब बोलेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जितने भी समुद्री जीव वगैरह होते थे ना, जीव है ना, जब वे अंदर की ओर धंस गए है ना, तो उनके ऊपर पानी का मतलब देखता कीचड़ वगैरह होता ना, तो कीचड़ छप गया होगा, और वही कीचड़ बाद में दाब की वजह से पत्थर बन गया, है ना। और पत्थर में सारा का सारा ये वहीं पे तेल एकत्र हो गया, है ना। इसीलिए तुम लोग देखता होगा समुद्र के किनारे या समुद्र में ही तेल निकलता है ना। वो कैसे बने, समुद्री जीव जंतुओं से। ठीक है, अगली अभिक्रिया है इसकी ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण भी तुम लोग पहले ही पढ़ चुका है। ऑक्सीकरण यानी किसी चीज में ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीकरण करते, इसको उपचयन भी बोलते थे हम लोग, है ना। पिछले चैप्टर में हम लोग ये सब देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से क्यों पढ़ रहे हैं ना, देखो इससे पहले का जो भी क्रिया है दहन, ठीक है, दहन भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही था। यहाँ पे ध्यान से देख पाएगा तुम लोग, तो कार्बन और जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही थी, बहुत सारी अभिक्रिया है ना, तो बहुत सारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही थी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है, लेकिन यह पूर्ण ऑक्सीकरण है, यानी कि बहुत सारा ऑक्सीजन जब देंगे तो पूर्ण ऑक्सीकरण कहलाएगा। समझ में आया, ऑक्सीजन की असीमित मात्रा, यानी कि देते जाओ ऐसा वाला। तो ऑक्सीकरण पढ़ने की फिर जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में हम लोग ऑक्सीकरण करवाते हैं। समझ में आया। इसको दहन को क्या बोलेंगे, दहन जो कहलाएगा एक पूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आया इतना। ऑक्सीकरण देखो इसका कुछ अभिक्रिया दिखा देते हैं हम, है ना। देखो जब ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा नहीं जोड़ना होता है तब इसका उपयोग करा जाता है। जैसे इथेनॉल का नाम सुना होगा सभी कोई। इथेनॉल कहाँ कहाँ बनता था हम बताए थे। ईस्ट जब किण्वन कराती है तो किण्वन प्रक्रिया में इथेनॉल भी बनता है, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, है ना। इसे हम लोग किण्वन प्रक्रिया बोले थे। वही जो दारू बनता है जिससे, है ना, दारू यानी अल्कोहल। ठीक है,
तो इसको अगर एक पदार्थ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारकीय, अंग्रेजी में बेसिक क्षारकीय है ना, हम बता दे रहे क्षारकीय बोलते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट इसको बोलते हैं KMnO4, ठीक है। और या तो इसको ले सकता है, या तो एक होता है एसिडिक K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सब क्या करते हैं, ये अपने से ऑक्सीजन, इसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, ध्यान से देखो इसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है ना, तो ये अपने से एक ऑक्सीजन को निकाल करके ये दूसरे को देने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा CH3COOH। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन केवल एक था, यहाँ पे ऑक्सीजन एक हो गया। इसका नाम था एथेनॉल, नामकरण में ही बताया। इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। चलो ऐसा, ये कॉमन नेम था एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का आम भाषा में नाम होता है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग सिरका में बहुत अधिक हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो वैसे यौगिक जो अपने से ऑक्सीजन किसी को दे, है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका डेफिनेशन ऑक्सीकारक, इसका डेफिनेशन हम यहां पे चिपका देंगे, ठीक है। हमारा तीसरा अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। संकलन अभिक्रिया, है ना। देखो हम दो चीज पहले के कक्षाओं में बता चुके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किन्हें बोलते थे, हम इसका नाम से पहचानने बोले थे। संतृप्त विलयन तुम लोग पढ़ा होगा। संतृप्त विलयन उसे कहते थे जिसमें और अधिक विलायक हम लोग और अधिक विलय नहीं घोल सकते थे, समझ में आया। और यदि हम उसमें और अधिक घोल सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा भी अगर हम घोल सकते हैं उसमें, तो उसको हम लोग असंतृप्त विलयन बोलते थे। समझ में आया इतना बात। वहां वही चीज यहाँ पे हम बताने वाले कि पहले तो असंतृप्त रहता है, उसको वापस से अगर हम संतृप्त करना चाहें तो वो अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, अब कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं, है ना। अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले, और इसको अगर हम इसमें पैलेडियम एक धातु का नाम है ना, तुम लोग कभी सुनेगा पैलेडियम या निकल तो सुना ही होगा। पैलेडियम या निकल दें और साथ में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें इसके ऊपर से, तो यहां पे बन जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम तुम लोग बताना, है ना। देखो इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है, तो यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, इसका नामकरण कैसे करना, सबसे पहले देखना कितने कार्बन है, तो 2 है, तो इसका एथ हो जाएगा। ठीक है, अब द्विआबंध है तो ईन होगा, इथीन, है ना, इथीन हो जाएगा। ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसमें देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा इसमें बढ़ाई जा सकती है और अधिक इसमें ऐड करा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। पैलेडियम या निकल इस पर डालें, मतलब उसी के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें, है ना, ये पैलेडियम धातु है, इसके ऊपर ये वाला रख दिया जाए, है ना,
और इसके ऊपर साथ के साथ हाइड्रोजन गैस को भी प्रवाहित करा जाए, ठीक है, ऐसे सुई से एकदम पास करवाया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला आबंध जो रहेगा एक टू कट जाएगा, मतलब टूट जाएगा, है ना, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो लोग प्रवाहित कर रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगा। देखो क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच जो द्वि आबंध था वो अब एकल आबंध के रूप में ही रह जाएगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन तो पहले से था और इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए एक और हाइड्रोजन आ जाएगा इसके ऊपर भी दो पहले से था और इसको पूरा करने के लिए एक और, यानी कि जो H2 हम लोग लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। अब तुम देख सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंधी उपस्थित है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो इथ और एक एकल आबंध, सॉरी, ठीक है। तो इथीन से इथाइन बनने की जो अभिक्रिया है उसका क्या नाम है, संकलन अभिक्रिया। समझ में आया। इसी तरह से हम बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी अभिक्रिया के माध्यम से बदल सकते हैं, ये संकलन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक एग्जांपल लेते हैं, विख्यात एग्जांपल, एक नाम है वनस्पति घी और वनस्पति तेल। वनस्पति घी कोई अलग चीज नहीं है, वो डालडा वगैरह होता था ना पुराना जमाना में, तुम लोग शायद नहीं देखा हो, आज सारा बंद हो गया वो डालडा, यानी कि अभी भी तुम देख सकता वैसा तेल जो बहुत जल्दी जम जाता है वो डालडा की कैटेगरी में आता है ना। तो उनमें होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हमारे लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक खराब चीज है। क्यों खराब चीज है, क्योंकि हमारा शरीर वो उसको अच्छे से पचा नहीं पाता। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में रिफाइंड तेल हम लोग खाते हैं वो असंतृप्त ही होता है, असंतृप्त, ध्यान से सुना, असंतृप्त होता है, इसीलिए हमारे सेहत पर उसका बुरा प्रभाव ना, मतलब पड़ता तो है पर बहुत कम पड़ता है। समझ में आया। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो कौन से प्रक्रिया में आते पढ़ते हैं हम लोग, संकलन अभिक्रिया। समझ में आया। इसी तरह एक प्रश्न भी होगा, हम याद आएगा तो बताएंगे, है ना। और ध्यान से सुनो, देखो इस अभिक्रिया में इथीन से इथेन बना। इस अभिक्रिया में क्या उपयोग हुआ, पैलेडियम और निकेल। पैलेडियम और निकेल यहाँ पे एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अब उत्प्रेरक क्या है ये समझते हैं। उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया को तेज या कम करने में मदद करे, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है ना, इस चीज को ध्यान देना। ये उसी तरह से है कि कोई तुमको उकसा दे और वापस से चला जाए। जैसे तुम्हारा दोस्त कहीं, तुम किसी को प्रपोज करने चले जाओ, है ना, तो तुम्हारा दोस्त बहुत चढ़ाएगा पहले, लेकिन उस भाग जाएगा तुरंत, है ना। तो उसी प्रकार से यही है कि ये बस चढ़ा देता और खींच जाता है ना, ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट या शामिल नहीं होता है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो उत्प्रेरक का डेफिनेशन हम यहाँ चिपका देंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कोई भी नया अभिक्रिया नहीं है, ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुका। किसी चीज को उठा करके कम अभिक्रियाशील वाला क्या रहता है, अभी अधिक अभिक्रियाशील वाला को उठा करके फेंक देता है और अपने स्थान बैठ जाता है ना, अपना स्थान लेके, तो उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे तो क्या होते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। यही वजह है ना कि हमारे पेट में अच्छा से वो पचते नहीं है, वो क्योंकि अस्थायी रूप से बैठे रहते हैं, पचते ही नहीं है, तो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन घी वगैरह को कहते हैं, है ना, घी नहीं बोलेंगे, वनस्पति घी जो डालडा वगैरह होता था, ठीक है, आजकल वो बंद हो चुका है। तो हम बताते हैं वैसे तो ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से करते हैं। देखते हैं कैसे। एक है, इसका नाम तुम लोग को बताना, क्या नाम है इसका, पॉज करके बना सकता है। इसका नाम है इथेन, ठीक है।
ये जब सूर्य के प्रकाश में आता है ना, सूर्य के प्रकाश में इसको लाया जाए, ठीक है, और साथ में क्लोरीन दिया जाए, है ना, तो ये बहुत भयानक तरीके से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। एक एक करके क्लोरीन इसको उठा करके पटक दे जाता है, एक एक करके, जब तक कि हाइड्रोजन पूरा पूरी खत्म ना हो जाए। हम दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो क्या होगा, सबसे पहले एक हाइड्रोजन खत्म होगा इसमें से, देखो क्लोरीन निकाल, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, और साथ में जो हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है वो हाइड्रोजन, और साथ का ये जो इसका क्लोरीन बच रहा है वो भी, है ना, तो HCl ऐसा। अभी अगर सूर्य का प्रकाश अगर हम लोग देते रहे और क्लोरीन गैस को, तो फिर से अभिक्रिया होगी, है ना, और क्या हो जाएगी, फिर से ये अलग हो जाएगा, है ना, प्रतिस्थापित कर देगा क्लोरीन। कब तक करेगा ये, जब तक कि पूरा पूरी ये हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। इस चीज को ध्यान रखना, है ना। यानी कि यहां तक होते होते क्या हो जाएगा, पूरा अभिक्रिया को जब हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा। अगर हम लोग ये सूर्य का प्रकाश देते रहे और क्लोरीन गैस को देते रहे लगातार, ठीक है, तो इससे होता ये है प्रतिस्थापन से अभिक्रिया से, यहीं पे हम लोग देख लिए ये अलग ये कार्बनिक यौगिक था, ये अलग कार्बनिक यौगिक है ना। इसी प्रकार से बहुत कार्बनिक यौगिक बन जाते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, जो हमारे लिए काम के भी होते हैं। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है सब कोई, वो वही जो फिल्म में देखा हुआ, ऐसे ऐसे जो क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म डालता है, ऐसे सुंघा देता है, बेहोश हो जाता है ना। तो देखो होता वहां पे ये है, बनता कैसे है सो बता देते हैं। मीथेन ये है ना, तुमको पता है मीथेन, इसको सूर्य का प्रकाश दिया जाए और साथ में क्लोरीन गैस, ठीक है, तो ये अभिक्रिया करते करते पहले बनाएगा CH3Cl, ठीक है, उसके बाद CH2Cl2, एक एक करके ना प्रतिस्थापित हो रहा है, ठीक है, उसके बाद CH3CHCl3, और यहीं पे अगर तुम रुक जाएगा तो हम लोग को इसका नाम देना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, और यही वो गैस है जिसके वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। समझ में आया। तो आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था, आगे पढ़ेंगे, जो अंतिम प्रश्न बच जा रहा है वो आगे के लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और इससे अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, हमारे लिए बहुत काम का होगा, है ना। अभी भी हम लोग नए हैं तो कृपया हमारी मदद करो, ठीक है। धन्यवाद।